सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्टोमेटल मूवमेंट या हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र गति। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टोमेटा की संरचना, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में जानकारी दी। ये उससे अगला टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्र गति किसे कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि रंध्रों का खुलना और बंद होना रंध्र गति कहलाता है। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है उसको हम स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया स्टोमेटा के स्टोमेटल एपेरेटस में जो रक्षक कोशिकाएं या जो द्वार कोशिकाएं होती है उसके द्वारा नियंत्रित होती है। कल भी मैंने आपको डायग्राम से स्टोमेटल एपेरेटस के बारे में बताया था। अभी भी आज भी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। स्पीत अवस्था जब होती है, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग कब होती है और कौन कौन से फैक्टर है या कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको सामान्य जानकारी ये होनी चाहिए कि टर्जिड अवस्था या जब स्पीत अवस्था होती है तो गार्ड सेल की बाह्य पतली और लचीली भित्ति पर बाहर की ओर दबाव पड़ता है। गार्ड सेल की भित्ति किस प्रकार की होती है उसको आगे हम डायग्राम में देखेंगे, जिसके कारण वो बाहर की ओर खिंच जाती है, बाहर की ओर उसके ऊपर तनाव आ जाता है। और हम लोगों ने कल देखा था कि गार्ड सेल की जो भीतरी भित्ति होती है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और इस कारण से वो इस खिंचाव से, जो खिंचाव पानी के एंटर होने से जो गार्ड सेल पे बाहरी भित्ति पर पड़ा है उसके कारण भीतरी भित्ति जो है वो अवतल हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टर्जिड अवस्था जब होगी यानी सेल स्पीत अवस्था में होती है गार्ड सेल, तब रंध्र खुलेंगे और फ्लैसिड अवस्था में भीतरी भित्तियाँ अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये एक सामान्य जानकारी दी। स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ये आप देखें डायग्राम में, आप लोग देखें कि एक स्टोमेटल एपेरेटस बना रखा है। स्टोमेटल एपेरेटस के अंदर सबसे सेंटर की तरफ स्टोमेटल पोर, ये लोग आप देखें स्टोमेटल पोर बना रखा है। कल भी मैंने अध्ययन आपको इसके बारे में जानकारी दी। अब इसके स्टोमेटल पोर के दोनों तरफ किडनी शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। इसकी संख्या 2 होती है। ये जो गार्ड कोशिकाएं होती है, इस गार्ड कोशिकाएं एक प्रकार के सेल की तरह होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अपना केंद्रक होगा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में आप देखें कि एब्सेंट इन अदर एपिडर्मल सेल। हमेशा अपन देखते हैं कि जो स्टोमेटा जो होते हैं वो बाह्य त्वचीय कोशिकाओं में यानी एपिडर्मल सेल में पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ गार्ड सेल स्टोमेटा के अलावा क्लोरोप्लास्ट है एपिडर्मिस की बाकी कोशिका में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखें कि स्टोमेटा की जो आउटर वॉल है ये थिन है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, और जो इनर वॉल है वो आपको थिक यानी मोटी दिखाई दे रही है। जो गार्ड सेल होती है उस गार्ड सेल में गार्ड सेल के अंदर आपको रिक्तिका या वैक्यूल भी दिखाई दे रही है। गार्ड सेल के चारों तरफ ये जो कोशिकाएं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी सेल और सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाओं के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई नहीं देता है। तो स्टोमेटा कब ओपन होंगे? जब वाटर का मूवमेंट इन सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर होगा। और गार्ड सेल के जब अंदर होता है तो ये गार्ड सेल की कोशिकाएं टर्जिड या स्पीत हो जाती है, और स्पीत होने से जो आउटर वॉल की जो भित्ति पतली उस पर दबाव पड़ता है और अंदर की जो थिक वॉल है वो अवतल हो जाती है, इससे स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो ये तो हमने देखा कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। अब हम देखेंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो थ्योरीज दी गई है वो कौन कौन सी थ्योरीज है, या किन परिस्थिति में स्टोमेटा खुलेंगे और किन परिस्थितियों में स्टोमेटा बंद होंगे। हाँ, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रंध्र जो गतियाँ हैं, गति का मतलब जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले ये फोटो एक्टिव मूवमेंट। फोटो एक्टिव मूवमेंट को हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि जब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रकाश से नियंत्रित हो, यानी लाइट से नियंत्रित हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो एक्टिव मूवमेंट। ये जो गति है प्रकाश द्वारा नियंत्रित होती है, और इसमें जो इस प्रकार की जो रंध्र गति है वो रक्षक कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस, स्टार्च का अपघटन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता हुई, या पीएच की जो वृद्धि हुई है उसके कारण इस प्रकार की गतियाँ होती है फोटो एक्टिव मूवमेंट। दूसरा जो मूवमेंट है वो स्कोटो एक्टिव मूवमेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में तमोश सक्रिय गति कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक कैम्प साइकिल पढ़ेंगे, क्रेसियोलिन एसिड मेटाबॉलिज्म। मांसलोद्भिद पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार का साइकिल पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस का एक प्रकार का अनुकूलन है वो उन पौधों में।
तो इन पौधों में जो मांसलोभी पौधे होते हैं, इन पौधों में रात्रि के समय कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, और हम लोग जानते हैं कि जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो CO2 का निर्माण कम होता है। तो इसमें अपन कहेंगे कि CO2 का निर्माण नहीं होता है, और CO2 का निर्माण नहीं होने से जो दूसरा जो है इसमें कार्बनिक एसिड बनते हैं रात के समय, और दिन के समय कार्बनिक अम्लों का विघटन हो जाता है और अत्यधिक मात्रा में CO2 बनती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, विभिन्न वैज्ञानिकों ने यह बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो स्टोमेटा हमेशा है वो बंद हो जाते हैं। तो जो स्कोटोएक्टिव मूवमेंट है, यानी जो मांसलोद्भिद पौधे हैं, उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्टोमेटा दिन के समय नहीं खुल के स्टोमेटा कब खुलते हैं, रात के समय। एक और गति आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोएक्टिव मूवमेंट। ये गति जो बाह्य त्वचा कोशिकाएं, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा, में जल की मात्रा में परिवर्तन के द्वारा होती है। जल की मात्रा कम और ज़्यादा होती है, और अगर उस परिस्थिति से स्टोमेटा के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको हाइड्रोएक्टिव मूवमेंट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, या स्टोमेटा जो मूवमेंट है, उनके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें एक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, लेकिन कुछ और सिद्धांत दिए गए जिनके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला है थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत कहते हैं, और ये वॉन मोल 1856 में दिया था। और उनके अनुसार जो गार्ड सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट में, गार्ड कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, और प्रकाश संश्लेषणी क्रियाओं द्वारा वो परासरणीय सक्रिय पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा कि स्टोमेटा ओपन कब होंगे, जब गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब बढ़ता है। और परासरण दाब कब बढ़ेगा कि जब परासरणीय सक्रिय पदार्थ, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने वाले हैं, उन पदार्थों का उनमें निर्माण हो जाए। तो आप लोग देखें कि स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों में दिखा रखा है। आप देखें ओपनिंग के अंदर देखें प्रकाश में द्वार कोशिकाएं, सबसे पहली गार्ड कोशिकाएं, लाइट की, ये दिन के समय की बात है। जब दिन में स्टोमेटा गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस दिखा हुआ है कि दिन के द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और जब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में उपस्थित होता है, इससे शर्करा का निर्माण होगा। इस शर्करा के निर्माण से हम लोग जानते हैं कि गार्ड सेल में अंदर जब शुगर का निर्माण होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक जब प्रेशर बढ़ता है तो सहायक कोशिकाएं जो गार्ड सेल के बाहर होती है, उन सहायक कोशिकाओं से रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश हो जाएगा। जैसे ही जल का प्रवेश होता है, द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है, और स्फीत होने के बाद जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि जो भित्ति है, भित्तियों में क्या चेंज होता है, और स्टोमेटा ओपन होंगे। तो रीजन जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये प्रक्रिया जब विपरीत परिस्थितियां हो, यानी डार्क हो, तो उस समय क्या होगा कि अंधकार में जब द्वार कोशिकाओं में क्या होगा, शर्करा है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी स्टार्च का निर्माण होता है तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो रात्रि के समय ये स्टार्च का निर्माण हो गया, द्वार कोशिका में स्टार्च के निर्माण से ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आ गई, फिर एक्सोऑस्मोसिस या बाह्य पराशरण द्वारा रक्षक कोशिकाओं से जल का बाहर निष्कासन, यानी एपिडर्मल कोशिका में वाटर पहुंच गया, जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड होगी, और स्टोमेटा है वो बंद हो गए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये सारी प्रक्रिया है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड है। अब इस सिद्धांत में ऑब्जेक्शन क्या लगे कि इसके अनुसार जो वातावरण में प्रकाश की उपस्थिति में CO2 सांद्रता बढ़ाने पर अधिक रंध्र खुलने चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से रंध्र है वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 का मुख्य रोल है। और अधिकतर पौधों में जो रक्षक कोशिकाएं, गार्ड कोशिकाएं होती है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा इतनी शर्करा या शुगर की मात्रा एकत्रित नहीं कर पाती कि स्टोमेटा इसमें खुल जाए। और तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि जैसा कि पहले मैंने बताया कि मांसलोद्भिद जो पौधे हैं वो इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि स्टोमेटा तो उनके अंदर रात में खुलते हैं, तो इस हिसाब से ये सिद्धांत उनके लिए मान्य नहीं है। अब हम लोग करेंगे सेकंड थ्योरी थी स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी कहते हैं। इसको लॉयड ने दिया था, और कुछ वैज्ञानिक और थे, इन्होंने इसमें कुछ समय समय पर चेंज करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। लॉयड ने क्या बताया कि लॉयड के अनुसार जो गार्ड सेल में स्टार्च की मात्रा दिन में कम और रात्रि में अधिक होती है, और रात्रि में क्या होगा कि स्टार्च का दिन में स्टार्च का परिवर्तन शुगर में हो जाता है, जिससे द्वार कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। और रात के समय क्या होगा कि शुगर स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो किस आधार पर था, स्टार्च शुगर। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टार्च शुगर जो कन्वर्जन थ्योरी है वो अल्टीमेटली किस सिद्धांत के, जो फोटोसिंथेटिक थ्योरी है, उसी में से इसको उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब एक वैज्ञानिक और हुए, सायरे 1926, उन्होंने ये बताया
कि स्टार्च शुगर का जो अंतर परिवर्तन, हम लोग ये कह रहे हैं कि शुगर जब दिन के समय बढ़ेगी तब स्टोमेटा खुलते हैं और स्टार्च में जब परिवर्तित हो जाती है तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो अंतर परिवर्तन है वो पीएच पर निर्भर करता है। पीएच पर निर्भर कैसे करेगा कि दिन में रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है, इसकी मात्रा जो पर्णमध्य कोशिका में रिलीज होगी और फोटोसिंथेसिस में इस पूरी CO2 का उपभोग या यूटिलाइज कर लिया जाता है, जिससे जो सब स्टोमेटल गुहा या सब स्टोमेटल कैविटी या उपरंध्रीय गुहा जिसको कहते हैं उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप गार्ड सेल में पीएच का मान बढ़ जाएगा और पीएच कितना हो जाएगा 7.5। और ऐसी स्थिति में एल्केलाइन जिसको हम कंडीशन कहते हैं, स्टार्च है वो शुगर में परिवर्तित हो जाएगा और हम जानते हैं कि जब शुगर में परिवर्तित हो जाएगा तो स्टोमेटा खुल जाएंगे। रात्रि में इसकी विपरीत क्रिया होगी कि रात में CO2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होने से गार्ड सेल का जो आपको ये ध्यान रखना है जब भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। पीएच एसिडिक होने के शुगर पुनः स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगी और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो कुल मिला के इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर स्टार्च शुगर जो कन्वर्जन है वो मुख्य भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत को हम कैसे समझ सकते हैं, जो कि दिया गया है, आप देखें प्रकाश में द्वार कोशिकाएं दिखा रखी है, द्वार कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होगा, CO2 की मात्रा कम होगी और CO2 की मात्रा कम होने से पीएच में वृद्धि, पीएच वृद्धि का मतलब एल्केलाइन 7 से ऊपर पीएच हो गया। ऐसी स्थिति में स्टार्च शुगर में परिवर्तित हो गया। जैसी शुगर बनी द्वार कोशिका में ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि, द्वार कोशिका में जल प्रवेश एपिडर्मल सेल से सेल स्पीड टर्जिड होगी और स्टोमेटा खुल गए। तो जो लास्ट के जो 4 पॉइंट है यहाँ से ये वाले जो पहली सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ रखा है। दूसरा, जब डार्क में क्या होगा कि इससे विपरीत क्रिया होगी कि रेस्पिरेशन में जो CO2 का निष्कासन होगा वो और प्रकाश संश्लेषण की इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, CO2 की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। CO2 की मात्रा में वृद्धि से पीएच में कमी, पीएच जो एसिडिक हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। शुगर है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगी, प्राशन दाब में कमी हो जाएगी, द्वार कोशिकाओं का जल में निष्कासन मतलब गार्ड सेल से वाटर एपिडर्मल सेल में चला जाएगा, द्वार कोशिकाएं फ्लैसिड और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो ये जो सिद्धांत है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च शुगर कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन थ्योरी, जिसको लॉयड ने 1908 में दिया था। एक और सिद्धांत दिया गया था जिसको हम लोग स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी कहते हैं। ये स्टार्च कन्वर्जन थ्योरी का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। स्टीवर्ट ने ये बताया, जैसा लॉयड ने बताया था कि स्टार्च है स्टार्च जब शुगर में परिवर्तित हो जाता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। स्टीवर्ट ये बता रहा है कि स्टार्च है जो लॉयड ने जो सिद्धांत बताया था कि स्टार्च का जो परिवर्तन होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में होता है, जबकि स्टीवर्ट ये बता रहे हैं कि कभी भी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, आप देखें ये देखो यहाँ पे आप देखें ये जो अभिक्रिया दिखा रखी है ये वाली स्टार्च से शुगर में परिवर्तन, जिसमें स्टार्च इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम से ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी लॉयड ने बताया था। तो लॉयड के अनुसार क्या होगा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब आपके पास बन गया इसका मतलब स्टोमेटा है वो खुल जाएंगे, जबकि स्टीवर्ट ये बता रहे हैं कि ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं है, यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टोमेटा को खोलने में सक्षम नहीं है। स्टोमेटा कब खुलेंगे, जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का परिवर्तन ग्लूकोज में हो जाए। तो वो कैसे होगा वो आप नेक्स्ट में देखें। ये अपने पास स्टार्च है और जब ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया आप देखें कि कब होगा कि पीएच 7 से ज़्यादा यानी एल्केलाइन सॉल्यूशन में होगा। आपने को पता है, इससे पहले वाले थ्योरीज में पढ़ लिया है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और फॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से इसका परिवर्तन ग्लूकोज और फॉस्फेट में हो जाता है, यानी ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे परिवर्तित हो गया। तो स्टीवर्ट ने स्टार्च शुगर में इस रिएक्शन को सिर्फ आगे बढ़ाते हुए ये बताया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो स्टोमेटा को खोलने में सक्षम नहीं होगा। स्टोमेटा कब खुलेंगे, जब ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज जैसे बना गार्ड सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया और स्टोमेटा खुल जाएंगे। यहाँ आप देखें कि ग्लूकोज पुनः ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से। ये आगे हम लोग जब फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की अभिक्रिया पढ़ेंगे तो इनमें ये प्रोसेस वापस आएगा। तो तीसरी जो थ्योरी है वो स्टार्च ग्लूकोज इंटर कन्वर्जन, जिसको स्टीवर्ट ने 1964 में दिया था। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी, जिसको हम लोग एक्टिव के प्लस ट्रांसपोर्ट थ्योरी कहते हैं। सक्रिय पोटेशियम और स्थानांतरण सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है। इस थ्योरी को याद करने के लिए आपको एक डायग्राम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये जो थ्योरीज है वो लिवाइट ने 1974 में दी थी। पहले इसकी थ्योरी समझते हैं और फिर डायग्राम द्वारा इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे।
लिवेट के अनुसार रंध्रों का खुलना गार्ड सेल में पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप ध्यान दें कि पोटेशियम आयन की जो सांद्रता है जब बढ़ती है तो स्टोमेटा है वो खुलते हैं और रक्षक कोशिकाओं में K+ आयन एपिडर्मल सेल और सब्सिडियरी सेल से प्रवेश करते हैं। पहला, अब इस वैज्ञानिक ने यह बताया कि ऐसा माना जाता है कि K+ आयन का गार्ड सेल में सक्रिय परिवहन, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, गार्ड सेल में जो पोटेशियम आयन कैसे प्रवेश करेंगे, ATP के उपयोग से होता है। और ये ATP हमें कैसे प्राप्त होते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो हम श्वसन एक पढ़ेंगे आगे, उससे प्राप्त होती है। और रंध्रों की बंद होने की प्रक्रिया में, रंध्रों की जब बंद होंगे तो एब्सिसिक एसिड की मुख्य भूमिका वो होती है। अब आप देखें, जैसा कि पहले मैंने बताया कि गार्ड सेल का में पोटेशियम आयन गार्ड सेल में क्या परिवर्तन होंगे, इसको हम समझते हैं। लाइट की उपस्थिति में गार्ड सेल का pH है वो बढ़ता है, जिससे स्टार्च का अपघटन कार्बनिक अम्लों में होता है। ऐसा माना जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस द्वारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पैप जिसको कहते हैं, का निर्माण होता है, जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है तथा सीघ्र ही मैलिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे ये रिएक्शन बताइए। अब आप देखें कि इस रिएक्शन को हम लोग कैसे शो करेंगे डायग्राम में। आप यहाँ डायग्राम में देखें, ये देखें, ये एक स्टोमेटा की जो गार्ड सेल है उसका डायग्राम बना हुआ है। आप देखें, ये एक क्लोरोप्लास्ट बना रखा है मैंने यहाँ पे। इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस जब होगा क्लोरोप्लास्ट में तो ग्लूकोज का निर्माण होगा। और ग्लाइकोलाइसिस हम आगे पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का परिवर्तन PEP, जिसको हम लोग फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं, उसके अंदर हो जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट पैप कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, इसके भी आगे अध्ययन करेंगे। उसकी उपस्थिति में CO2 को एब्जॉर्ब करता है और 4 कार्बन के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में बन जाएगा, मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है ये कब हुई है, पूरी की पूरी कहाँ परिवर्तित हो रही है, गार्ड सेल के अंदर परिवर्तित हो रही है। अब आप देखें कि मैलिक एसिड जो है गार्ड सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन और मैलेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। प्रोटॉन जो है, आप इस गार्ड सेल की भित्ति के ऊपर देखें, आपको इस प्रकार का एक पंप दिखाई देगा, जिसको आयन एक्सचेंज पंप के नाम से जाना जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज पंप। इस एक्सचेंज पंप से क्या होगा, ये पंप जो है ATP का उपयोग करता है। अब इस ATP का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। इस ATP का उपयोग करते हुए, इस ATP का उपयोग करता है ये पंप, और मैलिक एसिड्स के विघटन से जो हाइड्रोजन आयन बने हैं वो इस पंप से गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल में प्रवेश करेंगे। और इसके बैलेंस को नियंत्रित करने के लिए एपिडर्मल सेल से जो पोटेशियम आयन है वो गार्ड सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। और इसी वजह से हम इसको सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत या एक्टिव K+ ट्रांसपोर्ट थ्योरी कहते हैं। वापस इसको देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज का निर्माण हुआ CO2 का उपयोग करते हुए, इससे ग्लाइकोलाइसिस से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड पुनः प्रोटॉन और मैलेट में बदल गया, H+ आयन बाहर चले गए और पोटेशियम आयन अंदर चले गए। अब आप देखें कि ये मैलेट आयन और पोटेशियम आयन हैं ये, और इसके साथ ही क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर की तरफ जो कंसंट्रेशन है धनायनों की वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो क्लोरीन है वो बाहर से अंदर की तरफ भी इसमें प्रवेश करता है। तो आप लोग देखें कि वैक्यूल के अंदर ये जो पदार्थ है, जिसमें पोटेशियम आयन हुए, मैलेट हुए और ये सारे जो आयन इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने से जो पर्टिकुलर आपके पास जो गार्ड सेल है, इसका जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब वाटर पोटेंशियल कम हो गया, और वाटर पोटेंशियल कम होने से जो वाटर है वो एपिडर्मल सेल से अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। अब अपन वापस आते हैं। आप देखें कि मैलिक एसिड हाइड्रोजन और मैलेट आयनों में अपघटित हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। गार्ड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आयन एक्सचेंज पंप की सहायता से H+ आयन गार्ड सेल से बाहर सहायक कोशिकाओं में तथा पोटेशियम आयन सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल में प्रवेश करते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में देख चुके हैं। अब मैलेट आयन K+ का आवेश संतुलन का कार्य करते हैं। गार्ड सेल की रिक्तिका में पोटेशियम आयन और मैलेट आयनों के कारण गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और सेल टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो स्टोमेटा की ओपनिंग के अंदर जो पोटेशियम आयन जो है उसकी मुख्य भूमिका है। इस वजह से हम इसको पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी कहते हैं। इस डायग्राम के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आप देखें कि स्टोमेटा ऐसी स्थिति में बंद कम होंगे। अंधकार के समय गार्ड सेल का pH कम हो जाता है, जिससे मैलेट आयन हाइड्रोजन आयनों से रिएक्शन करके वापस मैलिक एसिड का निर्माण करेंगे।
लाइट की अनुपस्थिति में फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, क्योंकि अंधकार होता है तो एटीपी का अभाव भी हो जाएगा। अपने को पता है कि ये स्टोमेटा ओपन कब होंगे, जब एटीपी उसको मिलेगी, और जब एटीपी का निर्माण कम हो गया तो आयन एक्सचेंज पंप जो मेम्ब्रेन पर उपस्थित है उसने अपना कार्य करना बंद कर दिया, K+ आयनों का प्रवेश रुक जाएगा, रंध्र कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और जल बाहरी कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि दिन के समय ऐसी स्थिति में कब बंद होंगे, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो एब्सिसिक एसिड के निर्माण को प्रेरित करती है। CO2 जब भी बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से एब्सिसिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड का भी कार्य यही होता है कि ये आयन एक्सचेंज पंप को बंद करने का कार्य करता है, इससे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ABA एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है और प्लांट के अनफेवरेबल कंडीशन में ये एब्सिसिक एसिड है स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखें कि इस जो सिद्धांत है जिसको हम लोग कहते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत, इसको काफ़ी मान्यता मिली और लगभग सारे वैज्ञानिक इस सिद्धांत के ऊपर सहमत हैं। तो आज हम लोगों ने जो ट्रांसपिरेशन का जो सेकंड पोर्शन है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो ट्रांसपिरेशन का थर्ड पार्ट है उसके बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।